अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को, जिसमें हमने टच किया हुआ है ईसोफेगस की 10 डिजीज़ 11-12 बल्कि डिजीज़ हैं जिन्हें हमने कवर करना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, गर्ड, ईसोफेजाइटिस, वेरिसिस, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्लेज़िया। एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूक्यूज़ वगैरह भी आते होते हैं। अब इसके अलावा इसका एमसीक्यू सिनेरियो बड़ा अच्छा सा बन के आ जाता होता है, और हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को। डिफ़ाइन क्या है इसकी। अच्छा, ये होता क्या है? एक्लेज़िया इज़ मोटिलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, मोटिलिटी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, आप लोगों को जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। वो एक्टिविटी नहीं होगी इसके अंदर। क्यों नहीं होगी? ये हम ड्रा करते हैं ईसोफेगस, ये आ गया स्टमक, ठीक है। अब ये जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है ना, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अब यहाँ पे जो मसल्स होते हैं ना, स्फिंक्टर्स होते हैं, बल्कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस हम लोग इनटेक करते हैं वो आगे पास नहीं होते, ठीक है। एक किस्म का डिस्फेजिया हो जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताता चलो। मोटिलिटी डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय inadequate relaxation of लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब होता क्या है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है नॉन पेरिस्टाल्टिक। नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिनका पेरिस्टालसिस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। कहाँ पे हो रही होती हैं? ये डिस्टल 2/3 के अंदर, ठीक है, इसोफेगस में। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह होती है डीजनरेशन। अब यहाँ पे किस चीज़ की डीजनरेशन होगी? यहाँ पे डीजनरेशन होती है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की। आगे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कौन से न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की यहाँ पे डीजनरेशन हो जाती है। इसकी वजह से नॉन पेरिस्टाल्टिक, मतलब पेरिस्टाल्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये स्फिंक्टर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी टियोलॉजी कॉज में, कॉज को डिस्कस करते हैं। कॉज क्या होती है? पहली कॉज तो है प्राइमरी, और आप लोगों की आसानी के लिए प्राइमरी अनआइडेंटिफाइड या अननोन कॉज, ठीक है। कॉज ही नहीं पता होती कि क्या है, और मोस्ट कॉमन यही प्रेजेंटेशन होती है कि हमें कॉज ही नहीं पता होती कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन पेशेंट को हो जाता है। दूसरी कॉज है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी एक्लेज़िया, जिसे हम सूडो एक्लेज़िया भी कहते हैं, आल्सो कॉल एज सूडो एक्लेज़िया, ठीक है। अच्छा, इसमें पेशेंट मैकेनिकल कॉज के साथ एक आता है, मैकेनिकल कॉज, ठीक है, मैकेनिकल कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये क्या बात हो गई? मैकेनिकल कॉज क्या होगी इसके अंदर? पेशेंट या तो प्रेजेंट करेगा मैलिग्नेंसी के साथ, ठीक है, जो मिमिक करेगी, किसे मिमिक करेगी? एक्लेज़िया को, ठीक है। यानी कि समझने के लिए ये देखें, ये इसोफेगस आ गया, ये स्टमक आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे स्फिंक्टर है। अगर कोई मैलिग्नेंसी हो जाती है इस जगह पे, ठीक है, अब इसने क्या करना है? इसने फोर्स लगानी है इधर भी और इधर भी। अब इस चीज़ को कैसे ये प्रेजेंट करेगा? ये देखें, ये देखें, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। ये देखें, यहाँ पे एक्सरे पे ना हमें बर्ड बीक साइन मिलेगा, इसे ही बर्ड बीक साइन कहते हैं, ठीक है। या सेकेंडरी कॉज के अंदर इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, जो मैंने मैलिग्नेंसी के अंदर डिस्कस किया है।
इसोफेजियल कैंसर। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एट्रोफी हो जाती है। पहले भी मैंने बताया है कि एट्रोफी किस चीज़ की हो जाती है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की। अच्छा, जो न्यूरॉन्स, ठीक है, इनहिबिशन करवाते हैं कहाँ पे, ऑरबैक प्लेक्सस के अंदर। अच्छा, अब ये क्या नई चीज़ आ गई है इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि जो पूरी जीआई ट्रैक है ना, पूरी जीआई ट्रैक, इसमें दो किस्म के मसल्स होते हैं। एक होते हैं सर्कुलर और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब इन दोनों के दरमियान, इन बिटवीन, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ गैंग्लियन होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ गैंग्लियन जो थ्रू आउट ओरल ईसोफेगस से लेके ईसोफेगस से रेक्टम तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीआई ट्रैक के अंदर ये, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मोटिलिटी को कंट्रोल करना। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो एकलेजिया का पेशेंट आया है, इसके अंदर जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, एक तो एक्साइटरी न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूट्रॉन। एक्साइटरी न्यूट्रॉन्स ने क्या करना है, एक्साइट करना है। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ने इनहिबिटरी एक्शन शो करना है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एक्साइटमेंट यानी कि जो कंट्रैक्शन हुई है ना, वो उसको रिलैक्स करेगा। ठीक है, इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की जब एट्रोफी हो जाएगी ना, तो जो वहाँ पे कंट्रैक्शन हुई हुई है, ये देखें, जो वहाँ पे कंट्रैक्शन हुई हुई है, ये कंट्रैक्शन हुई है, ये स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन है, ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जब रिलैक्स नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। ये होता क्यों है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की एट्रोफी हुई है, उसके बाद क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ना, वो रिलीज़ ही नहीं होंगे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे तो कम होंगे, ठीक है, या नहीं होंगे। अब कौन कौन से होते हैं, वेजो एक्टिव पेप्टाइड होते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, इस ये क्या कर देते हैं, ये इनेबल कर देते हैं, इनेबिलिटी टू रिलैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड प्रेशर को ये कम नहीं कर पाते, बल्कि प्रेशर, हाँ, इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रेशर। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ये मैंने बना दिया लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इससे ऊपर ऊपर जो ये एक्टिविटी है ना पेरिस्टालसिस की, ये डिसफंक्शन हो जाती है, क्योंकि नीचे तो नॉन पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी चल रही है ना, जो मैंने ऊपर फर्स्ट बार डिस्कस की थी ना, ये वहाँ पे ये वो है डिसफंक्शनल पेरिस्टालसिस। अब इस पार्ट का तो पेरिस्टालसिस से लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेक्सस सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, एट्रोफी हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से प्रोक्सिमली डायलेशन हो जाएगी। ये इसकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे होगी पेशेंट की, पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्फेजिया के साथ। ठीक है, स्वालोइंग में डिफ़िकल्टी होगी इसे, किस चीज़ की, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स।
उसके अलावा क्या होगा, रीगर्जिटेशन, रिट्रोस्टर्नल पेन। और किस में होती है रिट्रोस्टर्नल पेन, गर्ड के अंदर या इसोफेजाइटिस में भी हो सकती है अगर कॉज गर्ड है, रिट्रोस्टर्नल पेन। और पेशेंट वेट लॉस, क्यों, उसे खाना खाया ही नहीं जा रहा, डिस्फेजिया है, ठीक है, डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग के साथ, तो उसने कहना है मैं क्या, वो खाना खाएगा ही नहीं कि भाई मुझसे पेन होती है, रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो फूड इनटेक कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने समझनी है ना वो ये है कि ये एकलेजिया के अंदर डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। और जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आता है ना, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आता है, उसको डिस्फेजिया सिर्फ होगा, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का अगर पेशेंट आता है, ठीक है, उसको डिस्फेजिया सिर्फ सॉलिड से होगा, इसमें लिक्विड भी आपके वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे और सॉलिड भी ऑब्स्ट्रक्ट होंगे। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद हमने डायग्नोस कैसे करना है इस चीज़ को, डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट है ना एकलेजिया का, उसकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाएंगे, ईजीडी जिसे मैंने कहा था ना आपको, इसमें सिर्फ इसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी करवाएंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी। इसके बाद क्या होगा, इसोफेजियल बेरियम स्वालो। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने करवानी है, पहले हमने बेरियम स्वेलो करवा लेना है, फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद बेरियम स्वेलो इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें क्या मिलेगा, बर्ड बीक साइन, जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बना के दिखा दिया, बर्ड बीक साइन, ये आ रही है अप्रोक्सिमल, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे ना इस तरह से होगी, फिर उसके बाद डायलेशन आ जाएगी स्टमक की, ठीक है। ये जो चीज़ होगी ना यहाँ पे, ये बर्ड की बीक की तरह की है, जैसे ये बर्ड बीक है ना इस तरह, ये इस तरह की होगी एक्सरे के ऊपर बेरियम स्वालो को, ठीक है। होता क्या, डायलेशन हो जाती है यहाँ पे, प्रोक्सिमल जो है इसोफेगस उसकी डायलेशन हो जाएगी, और उसके बाद गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है इसकी हो जाएगी स्टीनोसिस। अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर होना शुरू हो रही होंगी। ये आ गया स्टमक, ठीक है, ये आ गई, ये देखें यहाँ पे स्टीनोसिस नज़र आ रही है और ये डायलेशन नज़र आ रही है। इसके बाद और क्या होगा, अच्छा हमने यहाँ पे देखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए दोनों के लिए ही ये डिस्फेजिया है, तो जो बेरियम क्लियरेंस है ना वो भी डिले होगी, बेरियम क्लियरेंस डिले होगी, क्योंकि यहाँ पे आगे स्टक कर जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा ही नहीं स्टमक के अंदर, ठीक है। अब हमने सेकेंडरी कॉज को रूल आउट करने के लिए देखना है अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी किस लिए, सूडो एकलेजिया सेकेंडरी कॉज को देखने के लिए, किसी मैलिग्नेंसी, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, इसोफेजियल कैंसर वगैरह तो नहीं है, तो अपर एंडोस्कोपी करवाएंगे। अगर तो सूडो एकलेजिया मतलब कि सेकेंडरी कॉज है, कोई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कह दिया, मैलिग्नेंसी है, तो हम पेशेंट को की बायोप्सी लेंगे जैसे, ठीक है, और साथ करवाएंगे अल्ट्रासाउंड स्कैन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, और बायोप्सी करेंगे, ठीक है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो चीज़ चेक करनी है ना वो टोन चेक करनी है, इसकी पेशेंट की लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन चेक करनी है। इस टेस्ट को कहते हैं इसोफेजियल
मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी छोटी वीडियोस बनाऊँ। अबू बकर ने बोला है कि वीडियोस बड़ी लंबी बन रही हैं तो थोड़ी छोटी बनाओ, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि स्टाफ ही इतना ज़्यादा होता है कि आप लोगों को मैं कैसे कहूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं फुल स्पीड से भी बोलूँ तो भी ये ना कवर हो। आप लोग हर चीज़ बतानी शुरू हो जाता हूँ मैं, तो इस वजह से ये लंबा हो जाता है। ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट ऑफ चॉइस है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ चॉइस। इसमें क्या मिलेगा? पेरिस्टालसिस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर एब्सेंट होगी जहाँ पे एकलेजिया है, ठीक है, या लोअर इसोफेजियल जो लोअर 2/3 है ना, लोअर इसोफेगस का लोअर 2/3 है, वहाँ पे पेशेंट की अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी पेरिस्टालसिस की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एब्सेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एब्सेंट, मतलब कि जो रिलैक्स होना है ना वो एब्सेंट होगा, रिलैक्सेशन उसकी एब्सेंट होगी। उसके अलावा जो प्रेशर है ना उस जगह पे, हाई रेस्टिंग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, वो प्रेशर ज़्यादा होगा, ये हमें मैनोमीटर के अंदर मिलेगा। और उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे की तरफ जाएंगे। चेस्ट एक्सरे करवा लिया, उसमें क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए इसके अंदर? अब एक चीज़ आपकी चेस्ट में पड़ी है, वो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और एक जगह से डायलेट है। ये ऊपर से डायलेट है और इधर से कॉन्ट्रैक्ट है, और पड़ी एक्सरे के अंदर है। इसमें क्या मिलेगा? और पड़ी मीडियास्टिनम के अंदर है, समझ गए हैं? वाइडेंड मीडियास्टिनम, ठीक है। उसके अलावा अब ये तो हो गया हमारा थ्योरी वाला नॉलेज जो आप लोगों को याद होना चाहिए। डायग्नोसिस कैसे करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज़ क्या होती हैं, उसके बाद होता क्यों है, किस वजह से होता है, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, मैं नोटिस किया मैं थोड़े से नोट्स बेहतर बनाने लगा हूँ पिछली वीडियोज़ की निस्बत, तो शुक्र है, ये आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम लोगों ने टच करना था इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि एक लेजिया का डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म के साथ भी एक थोड़ा बहुत रिलेशन होता है। हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल जो इसोफेगस है ना, जिसको जैक हैमर इसोफेगस कहते हैं, उसके साथ भी ये मतलब कि एज एन डिफरेंशियल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नॉर्मली जो। अच्छा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नॉर्मली जो इसकी प्रेशर और रिलैक्सेशन होती है ना वो नॉर्मल होती है, लेकिन एक लेजिया के अंदर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर हाई होगा और जो रिलैक्सेशन है ना, ये हम लोग डिफरेंशियल डिस्कस करने लगे हैं, या वो एब्सेंट होगी या वो इनकम्प्लीट होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कॉर्क स्क्रू इसोफेगस या रोजरी बीड इसोफेगस या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म, तीनों एक ही चीज़ है ठीक है। इसके अंदर जो लोअर इसोफेजियल प्रेशर है ना वो होगा नॉर्मल, और इसमें रिलैक्सेशन भी नॉर्मल होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल, फिर वीडियो लंबी हो रही है, इसोफेगस, जिसे जैक हैमर इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ कि ये हाइपर मोबिलिटी डिसऑर्डर होता है, जैक हैमर जो इसोफेगस है, साथ साथ लिखना जैक हैमर इसोफेगस। अच्छा, ये हाइपर मोबिलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हाइपरटेंसिव प्रोपागेटिव इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। हाइपरटेंसिव प्रोपागेटिव इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की फाइंडिंग, प्रेशर और रिलैक्सेशन नॉर्मल होगी, ठीक है। अब कॉर्कस्क्रू के अंदर या रोजरी बीड के अंदर आपको कॉर्कस्क्रू
जिस तरह ये देखें वो होता है ना कोक स्क्रू खोलने के लिए, इस तरह की हमें अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट किस कलर से करें, ब्लैक से देख लेते हैं थोड़ा थिक करने से। अच्छा जी, अब एक लेजिया का पेशेंट आ गया, इसको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, हमें पता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर ज़्यादा है और जो इसकी रिलैक्सेशन है वो कम है। अब हमने इसको रिलैक्सेशन नहीं हो रही, अजान सुनने के बाद फिर देखते हैं बाकी वीडियो। अच्छा जी, हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर ज़्यादा है इसोफेजियल एकलेजिया के अंदर और रिलैक्सेशन नहीं हो रही। तो अब इसका मेडिकल ट्रीटमेंट तो एज सच कोई है नहीं। ठीक है, जिन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है वो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि पेशेंट को नाइट्रेट्स दे सकते हैं, ठीक है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, हमने देखना है पेशेंट की तरफ। अगर पेशेंट इज़ अ लो रिस्क लो सर्जिकल रिस्क पेशेंट है, लो सर्जिकल रिस्क पेशेंट है, और पेशेंट है हाई सर्जिकल रिस्क पेशेंट, हमने ये दो चीज़ें देखनी। हाई सर्जिकल रिस्क, अगर तो लो सर्जिकल रिस्क है ना, तो हमने उसकी एंडोस्कोपी करनी है, डायग्नोस्टिक प्लस थेराप्यूटिक। एंडोस्कोपी के अंदर क्या कर देनी है हमने, डायलेशन कर देनी है, डायलेशन कर देनी है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। और साथ हम लोग कर सकते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये रिमूव करता हूँ, मायोटमी। अच्छा, यहाँ पे मायोटमी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रोसीजर को, हेलर मायोटमी। सर्जरी में ये आप लोगों ने लिखनी है, जैसे ही पूछेंगे ना ट्रीटमेंट, तो आप लोगों ने लिखना है कि हेलर मायोटमी करेंगे। ठीक है, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ना हम लोग इंसाइज कर देते हैं। अच्छा, कैसे इंसाइज करते हैं, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, मिसाल के तौर पे थोड़ा सही करके बनाते हैं। ठीक है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया। ठीक है, इसको अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स भी होते हैं, यहाँ पे सर्कुलर फाइबर्स भी होते हैं। हमने इंसिजन देनी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दे देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, टू री इनेबल पैसेज ऑफ फूड। हमारा काम तो डिस्फेजिया को ख़त्म करना है ना, तो डिस्फेजिया को हम लोग ऐसे ट्रीट कर लेंगे, री इनेबल पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, और लिक्विड को स्टमक के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ गई, पेशेंट इज़ अ हाई रिस्क। रेड से बनाते हैं और थोड़ा डार्क करते हैं। हाई रिस्क पेशेंट है, हाई सर्जिकल रिस्क है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हाई सर्जिकल रिस्क का मतलब है कि उसकी हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पेशेंट में क्या करेंगे, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, ये भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही लगाते हैं। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर ये बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है ना, इसमें बोटुलिनम टॉक्सिन ए का इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, या इन पेशेंट्स को नाइट्रेट्स दे सकते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। अच्छा, नाइट्रेट्स क्यों देते हैं ये करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसका क्या काम है, इसका जो वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल है ना, स्मूथ मसल सेल्स, उनके अंदर इसने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कर लेना है और साथ करवा देनी है वेजोडाइलेशन। ठीक है,
जैसे ही वेज़ोडाइलेशन होगी तो साथ ही पेशेंट को थोड़े से सिम्टम रिलीव हो जाएंगे। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ना इनहिबिट कर देते हैं, जो ठीक है स्मूथ मसल्स के अंदर, आर्टीरियल स्मूथ मसल के अंदर, दिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये करते क्या हैं, ये भी मसल रिलैक्सेशन करवा देते हैं, आर्टरीज़ के मसल की रिलैक्सेशन करवा देते हैं कैल्शियम चैनल। मसल रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज, ठीक है, स्मूथ मसल जो प्रेजेंट होते हैं, प्लस वेज़ोडाइलेशन, तो इसीलिए ये थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा, जैसे ही पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है तो मे बी रिगर्जिटेशन के साथ उसे गड़ हो जाए। गड़ होने की वजह से क्या हो सकता है? एस्पायरेशन हो सकती है। अच्छा, एस्पायरेशन होगी तो क्या होगा? पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। लंग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो नमूनिया हो सकता है, उसके बाद अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, मे बी पेशेंट प्रेजेंट विद एस्थमा। और क्या एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जो इसोफेगस के अंदर होंगी? वो ये होगा, इसोफेगस डायलेट हो के जो प्रोक्सिमल सेगमेंट है वो मेगा इसोफेगस हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई है। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज रिस्क होता है, ख़तरनाक बात आ गई, इसोफेजियल कैंसर का। ये था हमारा एकलेजिया के बारे में सारा कुछ, हम लोगों को जितनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।